हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। तो जैसा कि आपको ईवीएस की क्लासें अभी मिल रही हैं, वन लाइनर हम पढ़ रहे हैं, तो साथ ही साथ मैंने सोचा कि अब आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करा दी जाए, क्योंकि साथ साथ में हम प्रैक्टिस करते हैं तो चीज़ें हम बेहतर सीखते हैं। तो चलो, आज का ये प्रैक्टिस सेट 2014 का है। ठीक है, ये 2014 का है, क्योंकि 2018 से लेकर के 2024 तक के हमने सभी प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर लिया है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप अवश्य देखें, 1 बाय 1 आपको सभी मिल जाएंगे। और ये 2014 का है। तो चलो शुरुआत करते हैं। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। हाथी गदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। क्या ये सत्य है आपका? तो ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, क्योंकि हाथी ज़्यादातर कीचड़ में खेलना, गदले पानी का अर्थ होता है कीचड़ आपका। ठीक है, हाथी कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि ये इन्हें ठंडक देता है। दूसरा है आपका, अधिकांश हाथी दिन में लगभग ये 10 घंटे नहीं सोते हैं, ये 12 से 14 घंटे तक सोते हैं। ठीक है, तो ये आपका सही नहीं है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते और झाड़ियाँ खा लेते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो फिर राइट आंसर आपका क्या होगा? हमारा पहला सही है, तीसरा सही है और आपका चौथा सही है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पहला, तीसरा और चौथा, नंबर 3। ठीक है, और राइट आंसर आपका हो गया नंबर 3। एनसीईआरटी आपको अवश्य पढ़नी है और इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। आप चाहें तो वंदना अकेडमी नाम से सर्च करिएगा, यही लोगो है हमारा, और आपको मिल जाएगा। वहाँ आपको सारी बुक मिल जाएंगी और बुक के अलावा भी मैं आपके लिए यानी टॉपिक वाई PDF डालती रहती हूँ, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, क्योंकि डेली आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहती है, प्रैक्टिस कराई जाती रहती है। साथ ही साथ आपको टॉपिक पर भी वीडियो मिलती रहती है और मोटिवेशन वीडियो भी आपको मिल रही है। अब बात करते हैं, दूसरे प्रश्न हम देखते हैं। मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। अब देखो, आपको मधुबनी चित्रकला के बारे में देखना है कि इसमें से आपका कौन सा राइट आंसर सही है। इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मधुबनी चित्रकला है तो इसमें नील का, हल्दी का, पेड़ फूलों फूल पेड़ जो भी है इनके रंग, यानी नेचुरल चीज़ें इसमें मिलाई जाती हैं, उन्हीं से रंग बनाया जाता है। तो आपका ये बिल्कुल सही है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि दिखाई जाती हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल राइट है। यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। मधुबनी ये राजस्थान का जिला नहीं है, ये कहाँ का जिला है? ठीक है, आप ये हमें कमेंट करके अवश्य बताओगे, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। तो राइट आंसर क्या होगा? हमारा पहला सही है, ठीक है, और दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा हमारा गलत है। तो A, B और C। तो राइट आंसर आपका हो गया नंबर 4। अगला प्रश्न है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। ये पक्षी हो सकता है शक्करखोरा, कलचड़ी, कौवा, फाख्ता। आप भी कमेंट किया करें, ठीक है, क्या राइट आंसर होगा आप ही बताएं। आपको मैं कुछ सेकंड दूंगी, ठीक है, क्योंकि इससे आपको भी पता चलता है कि हमारी तैयारी कितनी है। ठीक है, तो आप ही कमेंट कर सकते हो क्या राइट आंसर है इसका। तो इसका राइट आंसर है आपका नंबर 3, कौवा। कौवा क्या है? कौवा सबसे ऊंची पेड़ की डाल पर अपना घोंसला बनाता है और ये अपने अंडों के साथ, ठीक है, ये अपने अंडों के साथ किस पक्षी के और अंडों को सेता है, ये आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। फाख्ता अपना घोंसला कहाँ बनाती है, आप बताइए जरूर। पोचमपल्ली एक गांव है। ये गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। ये गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? क्या ये केरल का है, कर्नाटक का है, आंध्र प्रदेश का है, तमिलनाडु का है? तो आप भी कमेंट कर सकते हो कि ये कहाँ का भाग है। तो राइट आंसर है आपका नंबर 3, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए।
और ये पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। ये टहनियों से इसकी जड़ें नहीं लटकती हैं, ठीक है, तो बी आपका नहीं होगा। इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंचाए, ये बिल्कुल सही है। यानी ये जो राजस्थानी ओक है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इसकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि मतलब इतनी नीची जाती हैं कि जब तक इसे पानी नहीं मिल जाता। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। यानी जब भी पानी की कमी हो जाती है, जब भी पानी नहीं मिलता है, तो इसके तने में छेद करके पाइप डाल करके यहाँ के लोग इस पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो ए, सी और डी, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, ए, सी और डी। आगे बढ़ेंगे और थोड़ा हम जल्दी जल्दी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और आपको भी फास्ट ही रखनी है। अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। ये रेगिस्तानी इलाके में है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। अबू धाबी की मुद्रा को दीनार कहते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? देखो ये रेगिस्तानी इलाके में है, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पानी पेट्रोल से भी महंगा है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और इसकी जो भाषा है ये भी क्या है? अरबी भाषा है, लेकिन इसकी जो मुद्रा है वो दीनार नहीं है, क्या है? दिरहम है, ठीक है, दिरहम है इसकी। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका जो होगा ए, बी और सी, ए, बी और सी, नंबर 4। अगला प्रश्न है आपका, कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं, यानी हमारे जो जानवर होते हैं वो मनुष्यों की अपेक्षा कुछ ही रंग देख पाते हैं। जो दिन में जागते हैं वो मनुष्य की अपेक्षा कुछ रंगों को देख पाते हैं, लेकिन जो रात को जागते हैं, जो रात्रिचर जानवर होते हैं हमारे, ठीक है, वो सिर्फ कौन किस रंग को देख पाते हैं? तो वो सिर्फ और सिर्फ काला और सफ़ेद रंग ही देख पाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नीचे चित्र 1 में 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है तथा 2/3 में 2 जानवरों एक्स और वाई के सोने के समय छायांकित भाग से दिखाए गए हैं। एक्स तथा वाई के सोने के समय के बारे में सही कथन चुनिए। ये देखो आपका ये पहला चित्र है, ठीक है, तो इसमें 24 घंटे दिखाए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, इसमें 12 आपके खाने बने हुए हैं। तो और ये 24 घंटे दिखाता है, 24, ठीक है, यानी 12 दूनी 24, यानी प्रत्येक एक खाना आपका 2 घंटे का हो गया, ठीक है। अब बात एक्स की करें तो एक्स में आपके 2 हैं, तो 2 यानी 2 घंटे का समय, तो इसमें ये कितने हो गया? ये 2 दूनी 4, ये 4 घंटे का समय हो गया। और इसमें 1 2 3 3 निकाल के 12 में से, तो ये 9 हो गया, और 9 दूनी 18, तो ये 18 हो गया। यानी ये एक्स आपका कितने सोता है? ये 4 घंटे सोएगा और ये आपका 18 घंटे सोएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम ऑप्शन में, एक्स 20 घंटे सोता है, गलत हो गया। एक्स 18 घंटे सोता है, ये भी गलत हो गया। हमें सिर्फ एक के ही साथ ही जाना है। एक्स 4 घंटे सोता है, ये अवश्य सोता है, और वाई 18 घंटे, तो ये भी। तो राइट आंसर हमारा हो गया नंबर 3। आगे बढ़ेंगे। अब है आपके मृत सागर। मृत सागर क्या है? ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला है, ये आपका गलत है। ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है, ये बिल्कुल सही है, यदि इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। और इसमें मतलब कोई भी जीव जंतु इंसान डूबता नहीं है, इसमें तैरता है, क्योंकि इसमें पानी इसमें मतलब घनत्व इसका मनुष्य के शरीर की अपेक्षा ज़्यादा हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए दुर्गम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है? ये देखो आपके पेडागोजी पर आधारित प्रश्न बनते हैं, तो इन प्रश्नों पर आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उसकी व्याख्या करना। विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं को आदान प्रदान करना। पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजनों के विषय में दी गई जानकारी और विस्तृत व्याख्या करना।
किसी बाहरी भोजन बनाने वाली व्यावसायिक एजेंसी को आग्रह करके विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन का प्रदर्शन करना। अब कक्षा थर्ड की आपकी क्लास है, बच्चे आपके बहुत छोटे छोटे हैं, मैं इसे भी थोड़ा छोटा सा कर लेती हूँ। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, क्योंकि इसमें क्या है कि विभिन्न क्षेत्र जो संस्कृतियों के विद्यार्थी हैं, ठीक है, वो अपने घरों से थोड़ा थोड़ा भोजन लेके आए, फिर शिक्षिका उनको प्रदर्शित कर सकती है और सहपाठियों से आदान प्रदान यानी सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकती है। शिक्षार्थी अपने भोजन के बारे में स्वयं बता सकते हैं कि ये क्या है, किस तरीके का भोजन है, इसको क्या कहते हैं, ये किस तरीके से खाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरण चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है? ठीक है, यानी प्रभावी तो सभी हैं आपके, लेकिन आपको सर्वाधिक प्रभावी देखना है। विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों का सिर्फ चार्ट बना करके मतलब ये ज़्यादा उपयोगी नहीं होगा। विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना। ठीक है, आप प्रदूषित नदी को विद्यार्थियों को दिखा सकते हो, ये भी सही है। विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करके वायु जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण। अब देखो किसी विशेषज्ञ को बुला करके अगर आप भाषण दिलवाओगे बच्चे को, तो आपके कक्षा 5 के बच्चे हैं छोटे से, और भाषण दे करके यानी हम इतनी चीज़ें बेहतर नहीं सीखते हैं। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और आप भ्रमण पर सिर्फ एक नदी को दिखा दोगे तो इसमें सिर्फ नदी के प्रदूषण को ही बच्चे देख पाएंगे, तो ये भी आपका ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। और चार्ट बनवा करके प्रदूषण को बच्चे नहीं समझ सकते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका यानी सर्वाधिक उपयोगी तो ये सभी हैं, लेकिन आपको सर्वाधिक के साथ जाना है क्योंकि आपको सर्वाधिक प्रभावी पूछा है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3। यानी जब विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, यानी बहुत प्रकार के प्रदूषण है, आपका जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ठीक है, मृदा प्रदूषण है, तो विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजना पर कार्य करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है आपका, नेहा कक्षा 5 के ईवीएस में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। ठीक है, हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, गृह कार्य मूल्यांकन, परियोजना कार्य मूल्यांकन, मौखिक परीक्षा मूल्यांकन। यानी कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। तो किस तकनीक का प्रयोग करेगी वो? नीचे दी गई तकनीकों का कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है? आपको वस्तुनिष्ठ के साथ जाना है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, पहला और चौथा। यानी मौखिक परीक्षा आप बच्चों की ले सकते हो या फिर हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन कर सकते हो। अगला प्रश्न है आपका, ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? यानी आप ईवीएस में बच्चों को गृह कार्य दे सकते हैं, तो वो किस विषय पर केंद्रित होना चाहिए? पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण, मास्टरी लर्निंग, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना, समय का सदुपयोग। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? नंबर 3, यानी विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां, यानी बहुत ज़्यादा विस्तारित अधिगम, यानी बच्चे के सीखने के लिए बहुत विस्तार हो जाए। ठीक है, ऐसी चुनौतियां प्रस्तुत हों, और उत्तेजना यानी बच्चे अंदर से एक्साइटेड हों सीखने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? यानी अप्रासंगिक का अर्थ है यानी उचित नहीं है। ठीक है, आपको नहीं के साथ जाना है। प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना, बिना मुझे सूचित किए कहीं नहीं जाना, अपने साथ पेन और नोटपैड ले जाना। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, यानी अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर के आना। अब बच्चे भ्रमण पर जाएंगे, ठीक है, तो फिर उन्हें बस्ता लेकर के आने की क्या ज़रूरत है? और शंकाओं के विषय में बच्चे प्रश्न अवश्य पूछें, जहाँ भी जाएं उन्हें कोई भी शंका हो। और बिना सूचित, यानी जहाँ भी भ्रमण के लिए जा रहे हैं तो आपको ये बच्चों को अवश्य बताना है कि वो बिना सूचित किए हुए
कहीं भी दूसरी जगह नहीं जाएं, क्योंकि टीचर की आपकी एक जिम्मेदारी होती है बच्चे को सुरक्षित रखने की। और अपने साथ पेन और नोटपैड भी अवश्य ले जाएं, क्योंकि वहाँ जो भी आपको अच्छी चीज़ बच्चों को दिखाई पड़ती है तो उन्हें नोट करें। प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठचर्या में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? पाठ के अंत में अधिक से अधिक अभ्यास प्रश्नों को शामिल करना, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना। अब जब वो बात जहाँ भी परिभाषा की आ जाए, ये देखो ऑप्शन नंबर आपका 4 है, तो इसमें आपके परिभाषा पर बल आपको नहीं देना है। संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर भी बल नहीं देना है। बात जब जहाँ भी आपकी परिभाषा की आ जाए, जहाँ भी व्याख्या की आ जाए, ठीक है, तो ये आपके निगेटिव पॉइंट होते हैं, इनके साथ आपको नहीं जाना है। आपको ज़्यादा भी अभ्यास प्रश्न बच्चे को पाठ के अंत में नहीं कराना है। जहाँ भी ईवीएस की क्लास में आपकी यानी बात खोजबीन की आ जाए, अवसर प्रदान करने की आ जाए, ठीक है, भ्रमण की आ जाए और बाहरी जीवन से जोड़ने की आ जाए, तो ये सभी आपके पॉजिटिव पॉइंट होते हैं। तो आपको इन्हीं के साथ जाना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्यपुस्तक में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का क्या कारण है? विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि पैदा करना नहीं है, ठीक है। विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, ये भी ठीक है, लेकिन इतना प्रभावी नहीं है। मूल संकल्पनाओं को अधिगम में वृद्धि करना, ठीक है। विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एक रस्ता में परिवर्तन। देखो क्या है कि जब भी ईवीएस की जो भी पाठ्य पुस्तक है, उनमें कविता और कहानियों को सम्मिलित करने का ये कारण हो सकता है कि जो बच्चे नित्य एक ही चीज़ को पढ़ते हैं तो एक रास्ता हो जाती है, बोरिंग हो जाता है बच्चा। तो इसमें क्या है, परिवर्तन होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4। 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा, ठीक है। विषय क्या है आपका, यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया। यानी ज़्यादातर बच्चों ने, ठीक है, किसी एक ही विषय पर अपनी यानी मुख्य रूप से केंद्रित किया एक अपने आप को। यात्रा के विभिन्न साधनों विधियों को दर्शाने चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या। पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या, या विद्यार्थियों यानी विधियों की व्याख्या भी आपको नहीं करनी है, ठीक है। और चार्ट का प्रयोग भी, चार्ट के प्रयोग से आप यात्रा को प्रस्तुतिकरण मतलब इतना बच्चे कक्षा 5 के नहीं कर सकते हैं। शिक्षक को भी बहुत ज़्यादा इसमें मतलब कठिनाई होती है। विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करके स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहना, तो ये भी इतना अच्छा नहीं है। विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना, तो यही आपका सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। क्योंकि जो भी बच्चे हैं तो उन्होंने अपनी यात्रा में यानी किस किस चीज़ से यात्रा की है, उनके क्या अनुभव हैं, जैसे ट्रेन से क्या यात्रा उन्होंने की है, ठीक है। कितने विद्यार्थियों ने ट्रेन से की है, कितने विद्यार्थियों ने बसों से की है, कितने विद्यार्थियों ने हवाई जहाज से की है, उनके क्या क्या अनुभव रहे हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए। आपको प्रश्न भी बहुत अच्छे से पढ़ना है और प्रैक्टिस जम करके कीजिएगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अब बेहतर है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आपके प्रश्न छूट जाते हैं। तो जल्द से जल्द प्रैक्टिस मतलब प्रश्न को सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिएगा, रिवीजन भी करते रहिएगा, पढ़ते भी रहिएगा, अपने टॉपिकों को भी पूरा करते करते रहिएगा। लेकिन जो भी पीवाईक्यू आपने लगाए हैं तो उनकी जम करके प्रैक्टिस कीजिएगा जल्द से जल्द, टाइम मैनेज के साथ, ठीक है। तो सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिए गया कथन लिखा है। यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल न हो तो क्या होगा? आप इस तरीके से बच्चे से प्रश्न पूछें तो बच्चे यानी इससे क्या होगा? छात्रों को तेल के न्यायसंगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना, छात्रों का पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन, वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना, डीजल और पेट्रोल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना, ठीक है। तो सोचिए और चर्चा कीजिए में, तो इससे क्या होगा? तो इससे ये होगा कि बच्चे हैं जो वास्तविक जीवन की जो चिंताएं हैं उनको समझने हेतु संकल्पना या और सोचने विचारने की कुशलता का बढ़ावा देना, ठीक है। राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3। अगला प्रश्न है, ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है?
प्रश्नोत्तर, ठीक है, कक्षा में प्रश्नोत्तर। विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, प्रायोगिक कौशलों को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, यानी बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। यानी आप बच्चों से जब प्रश्न पूछते हो या फिर बच्चे प्रश्न पूछते हैं तो इससे जिज्ञासा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है आपका, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। क्या प्रमुख उद्देश्य है आपका? विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना आपका नहीं है। कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय के बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना भी आपका नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या है? राइट आंसर है आपका नंबर 3, यानी कक्षा के बाहर यानी विद्यालय के बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, यानी बाहरी जीवन से जोड़ने में सहायता करना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिए गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है? आपसे नहीं पूछा है। वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना, प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना। आप वृक्षों पर बच्चों को स्लोगन लिखवा सकते हो, ये ठीक है। प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष अपनाने का ये सबसे बेस्ट है, ठीक है, ये कैसा है? ये सबसे बेस्ट है आपका। और वृक्षों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना, वृक्षों पर पोस्टर बनाने के लिए प्रतियोगिता आयोजित करना, ये भी आपका सही है। लेकिन आपसे पूछा क्या है? नहीं पूछा है। तो जब भी लकड़ी के गट्ठरों को दिखाएंगे तो बच्चों के संरक्षण पर बच्चे इसमें इतना ज़्यादा नहीं सीखेंगे, संवेदनशील नहीं बनेंगे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, और ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हुआ? नंबर 3। अगला प्रश्न है, ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या आयोजित किया? रोल प्ले। और पढ़ाया क्या है? जल। पाठ का नाम क्या है? जल। विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना, अधिगम की प्रक्रिया में एक रिश्ता को तोड़ना, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना, जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। तो फिर राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, यानी अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना, ठीक है। जब भी रोल प्ले का क्या अर्थ होता है कि बच्चे सक्रिय रूप से किसी भी चीज़ में भाग लें, और जहाँ भी बात सक्रिय चीज़ आती है वह आपका सबसे बेस्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों को पर्यावरण को सांकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना, ये आपका बिल्कुल सही है। पढ़ाई के विषयों की संख्या आपको कम नहीं करनी है, ठीक है। और विद्यार्थियों के बस्ते का बोझ कम करना, विषय अध्यापकों की आवश्यकताओं को कम करना, यानी सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों को संकल्पनाओं को ईवीएस में सम्मिलित किया गया है। तो इससे बच्चे का बस्ते का बोझ कैसे कम होगा, और विषयों की पढ़ाई के विषयों की भी संख्या नहीं कम होगी, अध्यापकों की आवश्यकताओं की भी कमी नहीं होगी। तो राइट आंसर क्या होगा? नंबर 1, ठीक है, साकल्य ढंग से देखने योग्य बनाना। अगला प्रश्न है, ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुगम होगा? यानी सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए संबंधित मामलों पर वीडियो फिल्म दिखाना, संबंधित मामलों पर विशिष्ट भाषण, संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता, विद्यार्थियों के समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। अब देखो, आप कोई भी समस्या है उस पर असमानता है, आप वीडियो दिखा दोगे तो ठीक है, उस पर बच्चे सीखेंगे, लेकिन इतना नहीं सीखेंगे। और भाषण तो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? प्रश्नोत्तर भी नहीं होगा, यानी कुछ भी नहीं होगी आपकी। तो राइट आंसर आपका होगा नंबर 4, यानी बच्चे जब उस समूह में अपने ऊपर कोई भी भार लेंगे अपने ऊपर, तो उसको स्वयं से करेंगे। इसमें क्या है? सक्रिय रूप से भाग लेंगे। तो सक्रिय रूप से भाग लेंगे तो बच्चे बेहतर सीखेंगे। अगला प्रश्न है, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को
सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है, हम पास के किसी होटल में जाकर लिंगहू फैन खाते हैं। ये छात्र कहाँ का हो सकता है? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा हांगकांग। यानी हांगकांग के जो भी आपके निवासी होते हैं वो सांप खाना पसंद करते हैं, और वो सांप से बनी हुई डिश का क्या नाम है आपका? हांगकांग। सॉरी, सांप से बनी हुई डिश का नाम है आपका लिंगहू फैन। और कहाँ के लोग ये खाते हैं? हांगकांग के। अगला प्रश्न है आपका, ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिएगा। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ब्रेल को मोटे कागज बिंदु पर उभार कर बनाया जाता है। ये आपका बिल्कुल सही है। ये लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित नहीं होती है, ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ठीक है। बिंदुओं की पंक्तियाँ किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं, ये भी सही है। और इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो पहला, तीसरा और चौथा। तो आपका पहला, तीसरा और चौथा किसमें है? नंबर 1। ठीक है, पहला, तीसरा और चौथा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। ये आपका बिल्कुल सही है। जिन जानवरों के कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। ये भी आपका सही है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे बच्चे देते हैं। यानी जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल, तो ये आपका गलत है। ठीक है, वे बच्चे नहीं देते हैं। तो आपको चुनना क्या है? सही चुनना है ना, सही चुनना है। हाँ, और जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। तो ये भी आपका क्या है? ये भी आपका गलत है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? पहला, ए और बी। ए और बी। ठीक है, तो राइट आंसर आपका होगा नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं, मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिएगा। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे समय जनवरी से मार्च तक है। जनवरी से मार्च तक नहीं है, ये आपका अक्टूबर से दिसंबर होता है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, ये आपका सही है। मधुमक्खी पालन और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है, तो ये भी आपका सही है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3। ठीक है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अगला प्रश्न है आपका, किसी छात्रा ने अपनी अहमदाबाद से नागरकोइल की यात्रा के बारे में अपनी डायरी में नीचे दी गई जानकारी नोट की। ठीक है, ये स्टेशन का नाम है अहमदाबाद, और नागरकोइल पहुंचने का समय 11:30 बजे रात है, और 4:45। गांधी धाम से दूरी किलोमीटर में 801, 2600। ठीक है, 49। तो देखो, इसका समय निकालने के लिए आपको इसमें इससे भाग दे देना है। ठीक है, और ये अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी, तो अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी आपकी कितनी है? तो अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी 2348 किलोमीटर है। ये आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है, इस दूरी को रेलगाड़ी 40 घंटे 55 मिनट में तय करती है, ये भी आपका सही है। ठीक है, 28 घंटे 55 मिनट में तय करती है। रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखो, इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा नंबर 3। ए और बी आपके दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है आपका, नीचे दी गई कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है? टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय, ये आपका बिल्कुल सही है। ये सारी चीज़ें हमें रेल टिकट पर प्राप्त होती हैं। डिब्बे का नंबर, बर्थ नंबर और किराया, ये भी आपका सही है। यात्रा करने वालों का नाम, आयु और लिंग। तो यात्रा करने वालों का नाम, आयु और लिंग, ये ठीक है, ये भी होता है। ट्रेन का नंबर, नाम व स्टेशन जहाँ से ट्रेन पकड़नी है, और अंतिम स्टेशन, ये भी होता है आपका। अंतिम स्टेशन पर पहुँचने की तारीख और समय, ये भी होता है। ठीक है, अब ऑप्शन में आपके
सी यानी ए है हमारा, ए बी और डी, ए बी और डी, लेकिन आपका ई भी होता है तो ई इसमें नहीं है। ए बी सी और डी, तो इसमें हमारा ई नहीं है। ए बी डी, ए बी डी और ई, हाँ इसमें ए बी और डी ई, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका। ठीक है, सी को आप छोड़ दीजिएगा क्योंकि हमें ऑप्शन के साथ जाना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। डेली आपको प्रैक्टिस मिलती रहेंगी, वन लाइनर की भी क्लासें आपकी मिलती ही रहेंगी, साथ ही साथ हिंदी पेडागोजी भी आपको मिलती रहेगी। यानी आपको सभी विषयों की प्रैक्टिस चैनल पर हम कराते रहेंगे, तो आप चैनल पर बने रहें, आप सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आपको भटकना ना पड़े। आप प्ले लिस्ट में जाकर के सारी वीडियो 1 बाय 1 अवश्य देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।